हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में, चालुक्य वंश के बारे में, उसके अलावा यादव वंश, होयसल वंश, कदम वंश और गंग वंश, काकतीय वंश। ये कुछ वंश हम कवर करेंगे जिन्होंने दक्षिण भारत पर शासन किया। दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश है उनमें हमने पल्लव और चोल वंश हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। तो एक बार मैं बता देता हूँ। दक्षिण भारत का जो साम्राज्य रहा उसमें सबसे पहले हमने संगम युग पढ़ा था, जो कि पहली, दूसरी, तीसरी शताब्दी में रहा, जिसमें चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश प्रमुख थे। चेर वंश केरला में थे, चोल वंश आंध्र प्रदेश साइड में थे, पांडव वंश तमिलनाडु में थे। फिर छठी शताब्दी में दक्षिण भारत में दोबारा कुछ राजवंश आए, जिसमें पल्लव वंश और चोल वंश हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर उन वीडियो को, इन वंश के बारे में आप देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक थे दंती दुर्ग, जो कि 752 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की थी। किस वंश की? राष्ट्रकूट वंश की। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। मतलब कि चालुक्य राजवंश कर्नाटक में था, उसके अधीन ही राष्ट्रकूट वंश था, जो कि एक प्रांत था चालुक्य वंश का। लेकिन बाद में इन्होंने अपना अलग राष्ट्रकूट वंश बनाया। इनकी राजधानी मणिकर या मान्यखेत थी, जो कि वर्तमान में मालखेड़ जिसको बोला जाता है, जो सोलापुर के निकट थी। तो राष्ट्रकूट वंश के जो प्रमुख शासक रहे हैं उसमें कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय रहे हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। यह इंपॉर्टेंट है। एलोरा जो कि महाराष्ट्र में है, उसमें कैलाश मंदिर है जिसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। और किस वंश में हुआ था? राष्ट्रकूट वंश में। ध्रुव जो कि कृष्ण प्रथम के बाद राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे, वो राष्ट्रकूट वंश के पहले से शासक थे जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। 3 राजवंश ने एक साथ कन्नौज पर अटैक किया और इसमें ध्रुव ने भी भाग लिया था। बाकी 2 कौन थे? बाकी 2 थे, एक प्रतिहार वंश जिसके नरेश थे वत्सराज और दूसरे थे पाल नरेश जो कि धर्मपाल थे। प्रतिहार वंश और पाल वंश के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ध्रुव को दारा वर्ष भी कहा जाता है। ध्रुव को किस नाम से और जाना जाता है? दारा वर्ष। आगे देखते हैं। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध व उसके संरक्षक धर्मपाल व प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। तो गोविंद तृतीय जो कि ध्रुव के बाद राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे, उसने एक चक्रा युद्ध किया, एक त्रिपक्षीय संघर्ष में उसने भाग लिया, जिसमें उसने धर्मपाल और प्रतिहार वंश के नागभट्ट द्वितीय को हराया था। और इसके अलावा गोविंद तृतीय ने ही पल्लव वंश को, जो कि दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था, उनको, पांड्य वंश को जो कि तमिलनाडु में था, केरल वंश को और गंग शासकों के संघ को, तो इन चारों प्रमुख राजवंश के संघ को गोविंद तृतीय ने ही नष्ट किया था, इनको पराजित किया था। आगे बढ़ते हैं। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। अमोघ वर्ष जो कि गोविंद तृतीय के बाद राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे और जैन धर्म को ज्यादा मानते थे। इसने कन्नड़ में कवि राजमार्ग की रचना की। कवि राजमार्ग किस भाषा में लिखा गया है? कन्नड़ भाषा में। आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन थे। गणितासार संग्रह के लेखक महावीराचार्य और अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायना अमोघ वर्ष के दरबार में ही रहते थे। तो कुछ प्रमुख लेखक थे जो अमोघ वर्ष के दरबार में थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। अमोघ वर्ष जिसने तुंगभद्रा नदी कहां पर है? कर्नाटक में है। उसमें तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर इन्होंने मृत्यु को धारण किया था। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आए थे। ये अलम मसूदी जो कि अरब के निवासी थे, इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत आए थे और इंद्र तृतीय राष्ट्रकूट के शासक थे, राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया था।
राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक हुए थे कृष्ण तृतीय। कौन हुए थे? कृष्ण तृतीय। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पूर्ण रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। किस पुराण की रचना की थी? शांति पुराण की रचना की थी। हमें पता है हमारे भारत में 18 पुराण है, उन 18 पुराणों में एक शांति पुराण है जिसकी रचना पौन ने की थी। और पौन राष्ट्रकूट वंश में कृष्ण तृतीय के समय में एक प्रमुख कवि थे। और शांति पुराण किस भाषा में लिखा गया? कन्नड़ भाषा में। एक हमने ऊपर पढ़ा था कवि राजमार्ग, जो कि कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, और एक शांति पुराण, वो भी कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। क्योंकि राष्ट्रकूट वंश कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैला हुआ था, इसलिए कन्नड़ यहाँ पर ज्यादा यूज की जाती थी। 4 तरह की भाषाएं है दक्षिण भारत में, 4 प्रमुख भाषाएं है। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है, कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है, केरल की भाषा मलयालम है, और तमिलनाडु की भाषा तमिल है। कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था। तो कल्याणी राजवंश के शासक थे तैलिप द्वितीय। उसने 1973 में 973 ईस्वी में कर्क को हराया था, जो कि राष्ट्रकूट वंश के एक शासक थे, और कल्याणी में चालुक्य वंश की नींव डाली थी। एलोरा और एलिफेंटा केव्स आपने सुना होगा, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, जो कि महाराष्ट्र में है। एलोरा और एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ था। यह वेरी इंपॉर्टेंट है। एलोरा और एलिफेंटा केव्स का, एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किसके समय पर हुआ था? राष्ट्रकूट वंशों के समय पर हुआ था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं, शैलकृत मतलब पत्थरों को, चट्टानों को काटकर इनको बनाया गया है, जिसमें बौद्ध, हिंदू धर्म और जैन धर्म की मूर्तियां बनाई गई है। इन 34 गुफाओं में जो 1 से 12 तक गुफाएं है, उसमें बौद्ध धर्म के बारे में, 13 से 29 तक हिंदू धर्म के बारे में, और 30 से 34 तक जैन धर्मों के बारे में गुफाएं बनाई गई है। यानी 1 से 12 तक बौद्ध धर्म की गुफाएं है, 13 से 29 तक हिंदू धर्म की गुफाएं है, और 30 से 34 जैन धर्म की गुफाएं है। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा है, जिसकी संख्या 10 है। यानी क्रमानुसार जो संख्या 10 की गुफा है, उसमें वो विश्वकर्मा की गुफा है। इसमें एक चैत्य भी है, वहां पर 2 मंजिला और 3 मंजिला गुफाएं बनी हुई है, जिसे 2 थल और 3 थल का नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। समझिए, एलोरा की जो 15वीं गुफा है, उसमें विष्णु के नरसिंह अवतार को दिखाया गया है। विष्णु ने जब नरसिंह का अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था, जो कि प्रहलाद के पिता थे, उसके बारे में एलोरा की 15वीं गुफा में दिखाया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट यही है, एलोरा और एलिफेंटा की जो गुफाएं है वे कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और किसके समय पर ये बनाई गई थी? राष्ट्रकूट वंशों के समय पर। और साथ के साथ याद रख सकते हैं 1 से 12 बौद्ध धर्म, 13 से 29 हिंदुओं और 30 से 34 जैनों की गुफाओं के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं, एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख जो है फ्रांसीसी यात्री जिसका नाम था थेविनेट, क्या नाम था? थेविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। एलोरा गुफाएं जो थी उनके बारे में किसने बताया था? फ्रांसीसी यात्री ने। राष्ट्रकूट वंश जो था वो शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का और शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म का भी उपासक था। इन सभी संप्रदायों को, धर्मों को राष्ट्रकूट वंश मानते थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार करने की स्वीकृति भी दी थी। इस्लाम धर्म का जो उदय है वो 7वीं शताब्दी में हुआ था, और तब उन्होंने अपने धर्म का प्रचार करना शुरू किया था, और राष्ट्रकूट वंश ने उन्हें इस तरह की परमिशन दी थी। तो राष्ट्रकूट वंश यहीं पर खत्म होता है। अब शुरू करते हैं चालुक्य वंश। चालुक्य वंश 3 तरह से था, एक कल्याणी के चालुक्य वंश, एक वातापी के चालुक्य वंश, और एक पढ़ेंगे हम वेंगी के चालुक्य वंश। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चालुक्य वंश, जो कि कल्याणी के थे। कहां पर? कर्नाटक में। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलिप द्वितीय ने की थी। किसने की थी? तैलिप द्वितीय ने। और इसने अपनी राजधानी क्या रखी थी? मान्यखेत। तो इंपॉर्टेंट है, चालुक्य वंश जो कि कल्याणी के चालुक्य वंश थे, उनकी स्थापना किसने की थी? तैलिप द्वितीय ने। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख जो शासक हुए हैं उनमें तैलिप प्रथम, तैलिप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर तृतीय और तैलिप तृतीय। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेत से अपनी राजधानी हटाकर कहां पर स्थापित की थी? कल्याणी में, जो कहां पर है? कर्नाटक में।
इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो हुआ उसका नाम था विक्रमादित्य छठ। यानी इससे पहले 5 विक्रमादित्य इनके शासनकाल में हुए थे, और जो छठा विक्रमादित्य था वो इस वंश का, किस वंश का, कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी सम्राट था। आगे देखते हैं, विल्हन और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेता विज्ञानेश्वर ने की थी। मिताक्षरा जो कि एक हिंदू ग्रंथ था, उसकी रचना किसने की थी? विज्ञानेश्वर ने। विक्रमांक देवचरित की रचना विल्हन ने की थी, और इसमें विक्रमादित्य छठ के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। तो विक्रमादित्य 6 के बारे में किस रचना में बताया गया है? विक्रमांक देवचरित में। ये इंपॉर्टेंट है, और इसकी रचना किसने की थी? विल्हन ने। आगे देख लेते हैं चालुक्य वंश वातापी, यानी वातापी के चालुक्य वंश। लास्ट जो हमने पढ़ा था वो था कल्याणी के चालुक्य वंश, अब हम पढ़ेंगे वातापी के चालुक्य वंश। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? जयसिंह ने, जिसकी राजधानी वातापी थी, जो कि बीजापुर के निकट थी। इस वंश के जो प्रमुख शासक हुए हैं उसमें पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य। तो ये कुछ राजा हुए, शासक हुए जो चालुक्य वंश के थे। कहां पर? वातापी में। तो सभी तो हम याद नहीं रख सकते, लेकिन जिनके बारे में, जिन्होंने कुछ मंदिरों का निर्माण कराया या फिर कुछ स्पेशल चीजें अपने समय पर की, हम सिर्फ उसी राजाओं के, उसी शासकों के नाम हम याद रखेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इन प्रमुख शासकों में सबसे प्रतापी राजा जो हुए थे वो थे पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय इन सब में प्रमुख राजा थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय जो है बहु सुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ का संपन्न करवाया था। जिनेन्द्र का मेघुति मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने ही बनवाया था। आगे देखते हैं, पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन जो है उत्तरी भारत के एक प्रमुख राजा थे, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के एक प्रमुख सम्राट थे। उसको पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, और उसको हराकर उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? परमेश्वर की। इसके अलावा पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिणापथेश्वर की भी उपाधि धारण की थी। ये इंपॉर्टेंट है। पल्लवी वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया था। तो पल्लव वंश के शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था 7वीं शताब्दी में, और फिर उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया था। और इस युद्ध से पहले पुलकेशिन द्वितीय ने नरसिंह वर्मन के पिता को हराया था, तो उसका बदला नरसिंह वर्मन प्रथम ने लिया था और पुलकेशिन द्वितीय को हराकर उसकी राजधानी पर कब्जा किया था। और इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया था। इस विजय के बाद जो है नरसिंह वर्मन वातापी कोड की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? वातापी कोड की। वातापी कोड कैसे याद रख सकते हैं? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वातापी के चालुक्य वंश, और वातापी के चालुक्य वंश के प्रमुख सम्राट थे पुलकेशिन द्वितीय। उसको हराया था पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन ने, और फिर उसने कौन सी उपाधि धारण की थी? वातापी कोड की। आगे देखते हैं अहोल अभिलेख। अहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है, और इसके लेखक कौन थे? रवि कृति। अजंता के एक गुहा मंदिर में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। तो अजंता की जो गुफाएं है उसमें एक गुफा है जिसमें पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। फारसी का दूत मंडल आया था जिसका स्वागत पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। आगे देखते हैं वातापी का निर्माण करता कीर्तिवर्मन थे। नेक्स्ट देखते हैं, मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। दक्कन यानी कि दक्षिण भारत में अरबों ने जब आक्रमण किया उस समय पर विक्रमादित्य द्वितीय का शासनकाल था, और वो किस वंश के शासक थे? चालुक्य वंश के। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशी ने किया था, और इसी अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अवनिजनाश्रय की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी थी लोकमा देवी। उसने
पतदकल में विरूपाक्ष महोदय मंदिर की स्थापना की और उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्या देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर की स्थापना की थी। इस वंश के जो अंतिम राजा हुए थे उनका नाम था कीर्तिवर्मन द्वितीय और इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त किया था और एक नए वंश की स्थापना की थी, राष्ट्रकूट वंश की, जो हमने इससे पहले पढ़ा था। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने। कब? 752 ईस्वी में। यानी वातापी के चालुक्य वंश पहले आए थे, उसके बाद आए थे राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश और चालुक्य वंश, वातापी के चालुक्य वंश, इन्होंने कर्नाटक में शासन किया था। ऐहोल को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। किसको? ऐहोल को, जो कहां पर है? कर्नाटक में। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, चालुक्य वंश कहां के? बैंगी के चालुक्य वंश। बैंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक थे विष्णुवर्धन। कौन थे? विष्णुवर्धन। इसकी राजधानी बैंगी, जो कि आंध्र प्रदेश में थी। कहां पर थे? आंध्र प्रदेश में बैंगी राजधानी थी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय थे, जिनके सेनापति का नाम था पंडरंग। यादव वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। यादव वंश जो है, देवगिरी के यादव वंश की स्थापना बिल्लम पंचम ने की थी। किसने की थी? बिल्लम पंचम ने। ये हम सिर्फ याद रख सकते हैं, बाकी इसमें कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा हुए थे सिंगन, जो कि 1210 से लेकर 1240 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया था। इस वंश के जो अंतिम स्वतंत्र शासक थे उनका नाम था रामचंद्र, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो यह था यादव वंश के बारे में। अब हम पढ़ेंगे होयसल वंश के बारे में। होयसल वंश, द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना किसने की थी? विष्णुवर्धन ने। होयसल वंश यादव वंश की ही एक शाखा थी। बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 में कराया था। यह इंपॉर्टेंट है। होयसल वंश के अंतिम शासक हुए थे जिनका नाम था वीरबल्लार तृतीय, जिसने मलिक काफूर को हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र, आधुनिक टाइम पे इसको क्या बोला जाता है? हलेवीड के नाम से जाना जाता है। यह होयसल वंश की राजधानी थी। अब देख लेते हैं कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। किसने की थी? मयूर शर्मन ने। कदम वंश की राजधानी वनवासी थी। कौन सी? वनवासी। अब हम देख लेते हैं गंग वंश के बारे में। गंग वंश के संस्थापक थे वज्रहस्त पंचम। अभिलेखों के अनुसार जो है गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा थे। गंगा की प्रारंभिक राजधानी कुबलाल थी, जिसको कोलर भी बोला जाता था, जो बाद में तलकाड हो गई। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाले गंग शासक माधव प्रथम थे। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाले गंग शासक थे माधव प्रथम। कुछ खास इंपोर्टेंट नहीं है, बस ये याद रख सकते हैं। गंग वंश के संस्थापक कौन थे? वज्रहस्त प्रथम। अब पढ़ लेते काकतीय वंश के बारे में। काकतीय वंश के संस्थापक रहे हैं बीटा प्रथम, जिसने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया था, जिसकी राजधानी थी अमकोंड। इस वंश के सबसे शक्तिशाली सम्राट जो हुए उनका नाम था गणपति। रुम्रा देवी जो है गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्षों तक शासन किया। इसके अलावा जो है गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी। इस राजवंश का जो अंतिम शासक हुए थे उनका नाम था प्रताप रुद्र, जिन्होंने 1295 से लेकर 1323 ईस्वी तक शासन किया था। तो ये कुछ छोटे छोटे वंश थे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनको छोड़ सकते हैं, लेकिन चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश को आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सीमावर्ती राजवंश, जिसमें हम कवर करेंगे पाल वंश, सेन वंश, कश्मीर के कुछ राजवंश पढ़ेंगे। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश, राठौड़ वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, इनके बारे में पढ़ेंगे और फिर हमारा शुरू होगा मध्यकालीन भारत। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।